हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर 8 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इससे पहले मैं 3 पार्ट करवा चुकी हूँ। आप लोग पहले की वीडियोस को जाके देखें और अपने हर कंसेप्ट को क्लियर रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, या उसको अडेप्टिव इम्यूनिटी का भी नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। उसके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। वो चीज़ें भी हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। और दूसरा टॉपिक हम आज कवर करेंगे एंटीजन का। राइट, कल हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और अपना लास्ट में फिर कवर करेंगे कैंसर, एड्स और ड्रग वाला टॉपिक। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको अडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी का नाम दे दिया जाता है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करवाया था कि भाई आप ये मान के चलो कि नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है ना, जिसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, जो जन्मजात होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, वो लगभग आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, और ये वाली में हम क्या देखेंगे कि भाई ये अडेप्ट हुई है आफ्टर बर्थ। देखो क्या है इसकी डेफिनेशन में, द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स आफ्टर द बर्थ। बर्थ होने के बाद एक्वायर करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि इसके अंदर मेमोरी सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। मेमोरी सेल्स का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कहाँ से बनती हैं? बी सेल्स और टी सेल्स से बनती हैं। मेमोरी सेल्स आर द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बेस कौन है? मेमोरी सेल्स हैं। अब देखो, जहाँ पे वर्ड आ गया मेमोरी, आपको तुरंत पता चल गया कि भाई देखो, ऐसा होगा कि कोई भी पैथोजन या कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, किसी ने भी पहले इन्फेक्शन किया होगा। ठीक है, लाइफ टाइम में कभी भी इन्फेक्शन हुआ होगा। आपने क्या किया, उसको लेके आपने वैक्सीनेशन लिया, आपने टीकाकरण करवाया, आपने टीके लगवाए, इम्यूनाइजेशन लिया। उसके बाद जब भी वो सेकेंड टाइम होगा वो इन्फेक्शन, तो तुरंत समझ में आ जाएगा मेमोरी सेल्स की हेल्प से कि भाई ये इन्फेक्शन पहले हो चुका है और इससे ऐसे लड़ना है अब। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपको जानना कि भाई मेमोरी सेल्स का इनेट इम्यूनिटी के केस में कोई रोल नहीं था, जबकि मेमोरी सेल्स का बहुत बड़ा रोल है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में। राइट, देखो इसके टाइप्स आ जाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। इसके 2 टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। अब बारी बारी करके समझना क्या होता है। उससे पहले आप लोग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्या हैं, आपको थोड़ा सा समझना है। देखो, स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है कि पर्टिकुलर, ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कोई भी इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। देखो, इट इज़ द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स। अब देखो, एक इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब क्या होगा, स्पेसिफिसिटी की हेल्प से क्या होगा, अडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में मेमोरी बन गई है। अब देखो क्या होगा ना कि जो डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे बैक्टीरियल, वायरस, टॉक्सिक्स वगैरह, उन सबको डिफरेंशिएट कर लेगा कि भाई कौन सा वायरस पार्टिकल है, कौन सा बैक्टीरियल पार्टिकल है, कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। तो ये चीज़ें क्या हैं, डिफरेंशिएट कर लेती हैं। इसीलिए इसको स्पेसिफिसिटी का नाम दिया गया है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। राइट, क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि वास्ट वैरायटी। मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी रेंज में क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, इट कैन रिकॉग्नाइज अ वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ये डिफरेंट वैरायटीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है। राइट, थर्ड पॉइंट में है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब ऐसा हुआ है ना कि कोई भी इन्फेक्शन का बॉडी में एंटर हुआ। राइट, अब अगर
कोई भी सेल, आपकी बॉडी का सेल अगर यही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि भाई खुद की बॉडी का है या वो फॉरेन पार्टिकल है, तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसा पता चले कि साइटोटॉक्सिक सेल्स आपकी खुद की बॉडी को किल करना शुरू कर दिया, राइट। तो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होना, डिफरेंशिएशन होना बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन मॉलिक्यूल्स। फॉरेन मॉलिक्यूल्स को पहले डिटेक्ट करना और फिर उसके बाद में रिस्पॉन्ड करना, तो ये चीज़ें आ जाती हैं डिस्क्रिमिनेशन में। अब देखो एक यहाँ पे और भी पॉइंट है मेमोरी का, इससे पहले वाली स्लाइड भी मैं समझाऊंगी क्या है। देखो मेमोरी का और समझो क्या है, थोड़ा सा खुल के समझ लो अब। द इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी फॉर द फर्स्ट एनकाउंटर, मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। पहली बार एनकाउंटर हुआ, पहली बार इन्फेक्शन आया, बॉडी को इन्फेक्ट किया, ठीक है। अब फर्स्ट एनकाउंटर के ड्यूरिंग का क्या कर लिया, मेमोरी बना ली, ओके। द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की एबिलिटी क्या होती है, स्टेम सेल्स की एबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएट इन एनी काइंड ऑफ सेल्स। तो क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से इम्यून सिस्टम की ये सेल्स डिराइव होती हैं। इन द बोन मैरो, और लोकेशन क्या होगी इनकी, बोन मैरो होगी। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन आइदर फॉर्म माइलॉइड स्टेम सेल्स और द लिम्फॉइड। अब माइलॉइड वाले में कौन से आ जाएंगे और लिम्फॉइड वाले में कौन से आ जाएंगे। देखो लिम्फॉइड का याद रखना है आपको, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, और बाकी की जितनी भी बच गई हैं वो सारी आ जाएगी माइलॉइड वाले में। बाकी की जितनी भी सेल्स बच गई हैं, मैक्रोफेज बच गई है, न्यूट्रोफिल्स बच गई है, ये सारी आ जाएंगी माइलॉइड वाले में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि माइलॉइड भी हो सकता है और लिम्फॉइड भी, और लिम्फॉइड के केस में क्या होगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और NK सेल्स, राइट। अब देखो क्या है भाई, आप वो पूरा अच्छे से समझो ये वाला डायग्राम। बोन मैरो लोकेशन थी, लोकेशन है बोन मैरो। अब देखो बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या आप लोगों को दिख रहा है, ये है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब इससे दो टाइप की सेल बनती हैं, माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरा लिम्फॉइड स्टेम सेल, राइट। दो टाइप की सेल्स बनी है, माइलॉइड वाली और दूसरा लिम्फॉइड वाली। अब देखो क्या होगा, जो लिम्फॉइड वाली है गाइस, उससे क्या है, बी सेल, टी सेल और NK सेल, ये सेल्स बनी है। वापस से सुनो, लिम्फॉइड वाला आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे बी सेल बनी है, टी सेल बनी है और NK सेल बनी है। देखो डायरेक्टली नहीं बन जाती हैं ये, पहले क्या होगा, प्री मैच्योर्ड स्टेज होगी इनकी, बाद में इनकी मैच्योरेशन होगी। अब जो बी सेल्स थाइमस में पहुंच गई है उनको टी सेल्स का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्री मैच्योर्ड बी सेल, प्री मैच्योर्ड टी सेल, और प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, थाइमस के अंदर होगी, राइट। ये यहाँ पे याद रखना आप लोग, जो प्री मैच्योर्ड टी सेल्स होती हैं उनकी प्रोसेसिंग थाइमस में होती है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ये। अब देखो दूसरा है जो प्री मैच्योर्ड बी सेल है, प्रोसेसिंग इन द बुर्सा इन बर्ड्स एंड गट सबम्यूकोजा इन मैमल्स, ये याद रखना है। बी सेल, बी सेल से क्या है, बी लिम्फोसाइट। बी नाम क्यों पड़ा, बी नाम पड़ा बुर्सा, किसके अंदर होता है ये ऑर्गन, बर्ड्स के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। भाई प्रोसेसिंग हो गई तो यहाँ से बी सेल बन गई है और यहाँ से फिर टी सेल बन गई है, राइट। अब बी सेल क्या बना देगी, बी सेल बना देगी मेमोरी सेल और द प्लाज्मा सेल। याद रखने की चीज़ है ये भी, मेमोरी सेल कहाँ से बनी, मेमोरी सेल डायरेक्टली बनी है बी सेल से, और टी सेल से क्या बना, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड द मेमोरी टी सेल। जिनके पीछे भी टी सेल आएगा वो कहाँ से बनेंगी, टी सेल से बनेंगी, ओके। और देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये भी आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड द मेमोरी टी सेल, और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाती हैं, राइट। तो देखो अब इसको समझेंगे हम लोग कैसे करना है। कंपोनेंट्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कंपोनेंट्स हैं इसके, ह्यूमरल इम्यूनिटी।
ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरा क्या है इसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और CMIS सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये याद रखना है आप लोगों को, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा AMIS एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, उसको सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का नाम भी दे दिया जाता है। देखिए AMIS के हम लोग के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि क्या है। देखो अब एक चीज़ आप लोग समझो, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उसी को AMIS बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये सेकेंड टाइप का है। देखो AMIS एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पीछे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी गाइज, वो क्या थी कि AMIS को ही ह्यूमोरल इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है और CMIS अलग होता है, ठीक है। तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज, बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले ये जान लो कि कौन प्रोड्यूस करता है। बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडीज को, और क्या होगा, ये कंस्टिट्यूट करेंगी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को। देखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड्स द डिफेंस against most extracellular bacterial pathogens and virus that infect through the respiratory and the intestinal tract। जो भी पैथोजेंस, जो भी बैक्टीरिया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक को अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन उसके अगेंस्ट में कौन डिफेंड करेगा, उसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी होगी वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी। क्योंकि देखो ह्यूमोरल का नाम ही होता है फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड होता है, यहाँ से बी सेल्स की प्रोडक्शन होती है, और दूसरा क्या होगा, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगी और वो फिर डिफेंड करेंगी। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स का समझ में आता है कि भाई यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा मेमोरी सेल्स क्या हैं, फर्स्ट एक्सपोजर के बाद में मेमोरी रिटेन कर लेती हैं, ठीक है। सेकंड वाला टाइप होगा CMIS, वापस से सुनो, पहले वाला क्या था, AMIS था, दूसरे वाला CMIS है, ठीक है। इसको T सेल इम्यूनिटी भी बोला जाता है, पहले वाले को बी सेल इम्यूनिटी बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा बी का बहुत इंपॉर्टेंस था, जो बी सेल है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। देखो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं हीमेटोपोइसिस। जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिनका फॉर्मेशन होता है उसको हीमेटोपोइसिस बोला जाता है। हीमेटोहीन का मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है तो फिर मैच्योरेशन कहाँ पे होगी, थाइमस में होगी, और टी सेल से रिलेटेड है तो मतलब इसकी प्रोसेसिंग थाइमस के अंदर होगी, ठीक है। थाइमस में किसकी प्रोसेसिंग होती है, टी सेल की, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, टी सेल प्लेस टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन। भाई दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसके, थोड़ा ध्यान से समझो। पहला होगा इफेक्टर, दूसरा होगा रेगुलेटर। इफेक्टर का मतलब क्या है, इफेक्टर का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा, इसके अंदर साइटोलाइसिस हो जाएगा, जो सेल है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा मतलब क्या है, टी सेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है डिफेंड करने में, अपने आप को क्या, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। तो साइटोलाइसिस इसके अंदर देखने को मिलेगा। रेगुलेटरी वाले में क्या होगा, ये रेगुलेशन का काम करेगा। जहाँ पे इंक्रीज होना होगा वहाँ पे इंक्रीज होगा, और जहाँ पे सप्रेस होना होगा वहाँ पे सप्रेस करेगा लिम्फोसाइट्स को, अदर लिम्फोसाइट्स को। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इंक्रीज कर देगा, मतलब बेसिकली रेगुलेशन का काम करेगा ये, ठीक है। इंक्रीज कर देगा और जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ सप्रेस कर देगा अदर लिम्फोसाइट्स को। टाइप ऑफ टी सेल्स एंड देयर फंक्शन। देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोगों को पता चले अभी, एक तो होगा इफेक्टर, दूसरा होगा रेगुलेटर। अब इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि इसके अंदर हेल्पर टी सेल्स आ जाती हैं, जिनको TH का नाम दिया गया है। T स्टैंड्स फॉर टी सेल और H स्टैंड फॉर हेल्पर। साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको किलर सेल भी बोला जाता है। थर्ड नंबर पे है मेमोरी टी सेल, और फोर्थ पे है सप्रेसर सेल्स या फिर रेगुलेटरी टी सेल्स,
चार हम लोगों ने अभी देखी हैं। देखो क्या है, पहला क्या था, पहला था हेल्पर सेल, दूसरा है साइटोटॉक्सिक, तीसरा है मेमोरी, चौथा है सप्रेसर जिसको रेगुलेटर भी बोलते हैं। अब हेल्पर सेल का क्या काम है, हेल्पर सेल प्रोड्यूस कराता है आर नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट द बी सेल को स्टिमुलेट करती है ताकि और फंक्शंस हो। फंक्शन क्या होगा, प्रोलिफरेशन का, डिफरेंशिएशन का एंड स्टिमुलेट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जहाँ पे बी सेल आ जाए समझ जाना कि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले ये मैच्योर होगा, पहले इसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोलिफरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। तो ये काम करवाएगी हेल्पर सेल। बेसिकली ये हेल्प करेगी, ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेगी और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। तो हेल्पर सेल का ये काम होगा। दूसरा है, नाम से पता चल जाता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर सेल। मतलब यहाँ पे मारने का काम चल रहा है, किल करने का काम चल रहा है। क्या होगा, एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द साइटोटॉक्सिक सेल कोज द स्पेसिफिक बाइंडिंग। एंटीजन के साथ में साइटोटॉक्सिक सेल्स बाइंड हो जाती हैं। उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये फॉरेन बॉडी है, जाके वहाँ पे बाइंड हो गई। बाइंड होने के बाद में वहाँ पे ये होल फॉर्म कर देंगी, मतलब छोटे छोटे पोर्स बना देंगी। देखो ये कोई भी एंटीजन है, ठीक है। अब ये आके, ये एंटीजन था, इसके सरफेस पे आ गई है, सरफेस पे साइटोटॉक्सिक सेल यहाँ पे आके बाइंड हो गई है। अब बाइंड हो गई तो क्या होगा, ये एंटीजन था, यहाँ पे क्या होगा, पोर्स बना देगी, पोर्स बना देगी जिसको हम परफोरिन्स का नाम देते हैं, ठीक है। परफोरिन्स, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स, यहाँ पे पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स या होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स यहाँ पे बहुत काम आते हैं। और वो कौन सिक्रीट करता है, टी सेल सिक्रीट करता है, ठीक है। पहले एंटीजन के सरफेस पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद में होल फॉर्मिंग प्रोटीन या फिर पोर फॉर्मिंग प्रोटीन, इस प्रोसेस को परफोरिन्स बोला जाता है। ये आके पोर्स क्रिएट कर देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे समझो क्या है, ये फॉरेन सेल है, आपको बीच में दिख रही है, ये फॉरेन सेल है, ये साइटोटॉक्सिक है एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेस्ट करेंगी फॉरेन बॉडी को, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन है, एंटीजन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसके सरफेस पे आके बाइंड हो गए हैं, ठीक है। सरफेस पे बाइंडिंग हो गई है, स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है। ये बाइंड होने के बाद में इसको किल करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि इसका नाम ही किलर सेल्स है। इसको मारना, इसको ख़त्म करना शुरू कर देंगी विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से इसको किल करना शुरू कर देगी। अब देखो थर्ड है इसमें मेमोरी सेल, जिसको प्राइम्ड सेल भी बोला जाता है। देखो प्राइम्ड सेल क्यों बोला जाता है ये भी समझना। दीज सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द टी लिम्फोसाइट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एंटीजन एंड रिमेन इन द लिम्फेटिक टिश्यू। देखो एक्सपोजर हुआ टी लिम्फोसाइट के साथ में, देखो कोई भी फॉरेन बॉडी आई, अब टी लिम्फोसाइट के साथ में एक्सपोजर हो गया है, ठीक है। एक्सपोजर हुआ, उसके बाद में क्या होगा कि भाई ये प्रोलिफरेट करेंगी और डिफरेंशिएट करेंगी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। जैसे ही एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर टू एंटीजन, एंटीजन के साथ में एक्सपोजर हुआ तो ये सारी सेल्स बन जाएंगी। क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर सेल, सप्रेसर टी सेल, और यही है मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। प्राइम्ड क्यों बोला है, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, इसी से आगे सारी फिर जो डिफेंड करने का, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की सेल्स बनती है वो यहीं से बनती हैं, ठीक है। यहीं से उनका फॉर्मेशन होता है। फोर्थ नंबर पे आ जाती हैं सप्रेसर टी सेल, जिनको टी आर रेगुलेटर भी बोला जाता है। These cells are capable of suppressing the functions of cytotoxic and helper T cell। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इनके फंक्शन को, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल्स के फंक्शन को सप्रेस करना होता है कि उनका कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी की खुद की भी जो सेल्स हैं वो भी डिग्रेड होनी शुरू हो जाएं। तो उस केस में क्या है, एक्टिविटी को रेगुलेट करना पड़ता है, और वो रेगुलेशन का काम करती हैं सप्रेसर टी सेल। नाम से पता चल रहा है सप्रेस करती हैं किसको, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल के फंक्शंस को,
राइट। अब रोल है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की, जो रोल्स हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द वायरस फंजाई विच हैव एंटर्ड इनटू द होस्ट सेल। जो भी वायरस और फंजाई आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, किसी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, फिर जो इम्यूनिटी निकलती है बॉडी को डिफेंड करने के लिए, वो आ जाती है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि CMIS AMIS, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को। ह्यूमरल रिस्पॉन्स और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। अब टाइप्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, यहाँ पे हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव के केस में क्या होता है, पैसिव के केस में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, पैसिव के केस में क्या होगा, इनको इंजेक्ट किया जाएगा। और जबकि एक्टिव के केस में क्या होगा, ये एक्टिवली इम्यूनाइज होंगे। ठीक है, एक्टिवली ये इम्यूनाइज होंगे। अब देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल। ऐसे ही सेम इसके अंदर भी चलेगा। ठीक है, सेम इसके अंदर भी चलेगा ऐसे ही। अब देखो, एक्टिव इम्यूनिटी देख लो क्या है। इन दिस इम्यूनिटी पर्सन्स ओन सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। देखो, खुद की सेल खुद ही एंटीबॉडी बना रही है, उसको एक्टिव बोल देंगे। पैसिव के अंदर बाहर से जो रेडीमेड्स एंटीबॉडीज होती हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्टिव के अंदर समझो आप एक्टिव हो, आपकी बॉडी एक्टिव है क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हेल्दी, आपकी लाइफस्टाइल है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी। अब खुद से बन रही है बॉडी के अंदर, तो वो प्रोसेस हो जाएगा स्लो प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर तो टाइम लगने वाला है। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड इज़ हार्मलेस। देखो, खुद की बॉडी बना रही है, भले ही टाइम लग रहा है थोड़ा सा, बट क्या होगा, ये हार्मलेस होगी और ये लॉन्ग लास्टिंग होगी। जो खुद की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, टाइम लगेगा उसको बनने में, और दूसरा वो हार्मलेस होगी, कोई आपकी बॉडी को नुकसान नहीं है। ठीक है, नेचुरल, इसके केस में दो थे, आर्टिफिशियल था, नेचुरल था। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो जाता है, एक पर्सन है, जैसे कि कोई भी बंदा मान लो चिकन पॉक्स उस बंदे को हो रखा था, अब चिकन पॉक्स से रिकवर हो गया वो, या स्मॉल पॉक्स मान लो, स्मॉल पॉक्स से रिकवर हो गया, उसके बाद में जो रिकवरी होने के बाद में जो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बनेंगी वो कहलाएंगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ द स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और मम्स, क्या करेगा, उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो नेचुरल के अंदर आएंगी। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा आर्टिफिशियल वाले केस में इट इज़ द रेसिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय द वैक्सीन। वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है ताकि रेसिस्टेंस हो सके, ताकि आप बच सको। जैसे कि बैक्टीरियल वैक्सीन्स के केस में BCG है फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, वायरल के केस में है TAB, टाइफॉइड एंड द पैराटाइफॉइड। ठीक है, फॉर द एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर के लिए TAB दिया जाता है, जिसको टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड, ठीक है, ये नाम दिया जाता है। समझ में आया। आर्टिफिशियल के केस में आप वैक्सीन को इंड्यूस कराते हो ताकि रेसिस्टेंस मिल सके, और पहले वाले केस में क्या था, कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन रिकवर होने के बाद में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो नेचुरल वाले केस में आ जाती हैं। अब दूसरा हो जाएगा पैसिव, इसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स। कोई भी फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं। देखो, रेडीमेड है, टाइम तो लगेगा नहीं, तो ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है, बट इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता है। ठीक है, प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, ये तुरंत रिलीफ देता है। आप इंजेक्शन लगवाते हो, आपको तुरंत आराम आता है। ठीक है, कोई भी डिजीज़ आपको होती है तो। इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये। इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, नेचुरल वाली और दूसरा आर्टिफिशियल वाली। आर्टिफिशियल में तो वही होगा, सेम वैक्सीन्स वगैरह दे रहे हैं, जबकि नेचुरल वाली में ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ रेसिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द फीटस। देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मदर से फीटस के अंदर, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू
ट्रांसफ़र होता है एंटीबॉडीज़ का, जैसे कि IgG, IgA। IgA कहाँ पे मिलती है? कोलेस्ट्रॉम में मिलती है, ठीक है, फर्स्ट मिल्क में कोलेस्ट्रॉम के अंदर मिलती है, ठीक है। और IgG एंटीबॉडीज़ ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, ये आ जाती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है, याद रखना आप लोग ये चीज़ को। दूसरा है इसके अंदर आर्टिफिशियल, ये वही रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है, पैसिवली ट्रांसफ़र किया जाता है टू अ रेसिपिएंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, जैसे कि ATS एंटी टेटनस सीरम। दूसरा है एंटी डिप्थेरिक सीरम, ये दूसरा इंजेक्शंस के फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस के फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी रेसिस्टेंस बन सके, पैसिवली ट्रांसफ़र किए जाते हैं क्योंकि इसका नाम है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये यहाँ पे चीज़ें थी। देखो अब अगर रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई इनका रेस्पॉन्स कैसा होता है, पहले थोड़ा सा पढ़ लो। देखो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा आ जाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये हम इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। आपने क्या किया, आप वैक्सीन्स के थ्रू या नेचुरली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बरकरार है, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा दिखाएगी ये? प्राइमरी रिस्पॉन्स में आ जाता है आफ्टर एन इनिशियल कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन। ये वो रेस्पॉन्स है, प्राइमरी का मतलब होता है पहला, ये वो रेस्पॉन्स है जब एक एंटीजन आपकी बॉडी में इनिशियली कांटेक्ट किया है, आपकी बॉडी के साथ में एक एंटीजन ने इनिशियली कांटेक्ट किया है, उस टाइम पे जो रेस्पॉन्स निकल के आएगा उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स बोल देंगे, ठीक है। फर्स्ट IgM एंड देन IgG फॉलोड बाय एन ग्रेजुअल डिक्लाइन। इनके केस में क्या होगा, पहले IgM और IgG और फिर इनका डिक्लाइन होगा, कुछ टाइम रुकेगा और फिर यहाँ पे सेकेंडरी रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स के अंदर, प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब दूसरा है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। क्या होगा, मेमोरी बनेगी, मेमोरी बनेगी इसके केस में, सेल्स रिमेन इन द बॉडी। देखो क्या होगा, फर्स्ट ये है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो IgG और IgM। देखो IgM यहाँ पे ये चीज़ें, और फिर वहाँ पे इनका डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है ये टाइम के अकॉर्डिंग, प्राइमरी यहाँ पे फर्स्ट कांटेक्ट हुआ है एंटीजन के साथ में, उसके बाद में ये टाइम है फर्स्ट और सेकंड एक्सपोजर के बीच में, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ये सेकंड एक्सपोजर है, मतलब ये क्या है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। यहाँ पे रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स कम है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स फास्टर होगा क्योंकि आप वैक्सीन्स ले लेते हो। अब देखो जी, यहाँ पे आ जाएंगी बूस्टर रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं। एवरी न्यू एनकाउंटर विद द सेम एंटीजन रिजल्ट इन द रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। अब मेमोरी सेल है, पीछे एक एंटीजन का एनकाउंटर हुआ था, अब सेम उस एंटीजन का एनकाउंटर फिर से हो गया, तो क्या होगा, मेमोरी सेल्स का प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, वो नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी और ये बता देंगे कि भाई ये एंटीजन वापस से एंटर कर रहा है बॉडी में, ठीक है। और कौन होगा इसके अंदर एंटीबॉडीज, IgG मेनली इसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, IgG प्रेजेंट होती हैं। इट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, और ये लॉन्गर पीरियड के लिए लास्ट करती हैं, तभी इसीलिए इसको मेमोरी सेल्स बोला गया है। अब लाइन ऑफ डिफेंस में तीन चीज़ें आती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड। देखो क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब कैसे कैसे बॉडी अपना बचाव कर रही है। पहले तो आ जाएंगे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। भाई देखो पहले स्किन, म्यूकस, एसिड, ये सब पहले हेल्प करेंगे, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइंस, जितने भी ये नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इसेनोफिल्स होती हैं, ये सब आता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ेंगी। वापस से समझा देती हूँ, लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं कि किस टाइप से आपकी बॉडी अपना बचाव कर सकती है। पहले क्या होगा, फिजिकल बैरियर में मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले आ जाएगा स्किन आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो स्किन की लेयर होती है वो आ जाएगी। उसके बाद में क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि एसिड, स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है। उसके बाद में भाई नेचुरल किलर सेल्स, इसेनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या करती हैं,
हैं ये भी बेसिकली किल करने का काम करती है। यहाँ पे समझो कोई भी एंटीजन आया, ये है फॉरेन बॉडी, यहाँ पे क्या लग जाएगी, NK सेल लग जाएगी उसको खाने के लिए, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसेनोफिल्स, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगी, और दूसरा क्या है यहाँ पे मैक्रोफेजेस वगैरह सब यहाँ पे आके लग जाएंगे और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। और फिर भी ख़त्म नहीं होता इन्फेक्शन, तो भाई क्या बच गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेनी पड़ेगी आपको, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ेंगी, ठीक है, रेडीमेड। अब देखो जी एंटीजन क्या होते हैं, मैंने कम से कम ना तो 7-8 बार तो बोला होगा एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन मतलब आके लग जाती हैं फॉरेन बॉडीज़ के ऊपर, वो डिटेक्ट कर लेती हैं। एंटीजन बेसिकली होता क्या है, एंटीजन आर द सब्सटेंसेस which when introduced into the body stimulate the production of antibody। दोनों ऐसे समझो, दोनों दोस्त हैं, एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी भी बनेगी, ठीक है, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं बन रही है। एंटीजन जैसे ही बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। केमिकल नेचर है इसका, मोस्टली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये इसके अंदर आ जाते हैं एंटीजन के अंदर, ठीक है, एंटीजन के अंदर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, एपीटॉप्स, एपी का मतलब होता है अपॉन और टॉप्स का मतलब होता है प्लेसेस, आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंटीजन, मतलब एंटीजन के जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको एपीटॉप्स बोला जाता है। ईच वाई शेप्ड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज एटलीस्ट 2 बाइंडिंग साइट दैट अटैच टू स्पेसिफिक एपीटॉप। एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होगा एपीटॉप, ये यहाँ पे समझो एपीटॉप प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कम से कम तो 2 बाइंडिंग साइट होगी जब ये एंटीबॉडी से अटैच होगा, ठीक है, जब ये एंटीबॉडी से अटैच होगा तो इसके पास में 2 बाइंडिंग साइट तो कम से कम होंगी बाइंड होने के लिए। टाइप्स क्या है इसमें, कंप्लीट एंटीजन होते हैं और दूसरा इनकम्प्लीट टाइप के आ जाते हैं। देखो कंप्लीट एंटीजन में क्या होगा, इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करा देगा कंप्लीट एंटीजन। अगर भाई कंप्लीट एंटीजन है, पूरा एंटीजन है, तो वहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा है इनकम्प्लीट एंटीजन, इसमें क्या होगा, जिसको हेप्टन बोला जाता है, पार्शियल एंटीजन्स, इंपॉर्टेंट है ये, हेप्टेंस पार्शियल एंटीजन बोला जाता है। अब पार्शियल है एंटीजन तो वहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इंड्यूस नहीं कर पाएगा, इनकैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, राइट। अब देखो क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो एंटीजन को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, उनको APCs बोला जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दीज सेल्स कैन इंगल्फ द एंटीजन एंड प्रेजेंट फ्रेगमेंट्स टू T सेल दैट आर कॉल्ड APCs। ये एंटीजन को इंगल्फ कर लेती हैं, ये एंटीजन को क्या करती हैं, इंगल्फ कर लेती हैं। और दूसरा किस पे प्रेजेंट होती हैं, T सेल के फ्रेगमेंट्स पे प्रेजेंट होती है, राइट। इसमें फर्स्ट है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज आर प्रेजेंट अलोंग विद द लिम्फोसाइट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द लिम्फोइड टिश्यू, जैसे कि मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात कर रहे हैं। मोनोसाइट्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लिम्फोसाइट भी हैं, मैक्रोफेज अलोंग विद द लिम्फोसाइट, ठीक है, अलोंग विद द लिम्फोसाइट। और एग्जाम्पल होगा इसका मोनोसाइट, राइट। दूसरा हो जाएगा डेंड्रिटिक सेल्स, दी सेल्स आर नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर। नॉन फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली किल नहीं कर पाती हैं, ठीक है, डायरेक्टली फैगोसाइट नहीं कर पाती है, खा नहीं पाती डायरेक्टली, ठीक है। द प्राइमरी रोल इज टू फंक्शन एज द हाईली इफेक्टिव एंटीजन ट्रैपिंग, एंटीजन को ट्रैप करने का काम करती हैं ये, राइट। इसमें आ जाती हैं लैंगरहैंस सेल्स, जो कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन में प्रेजेंट होती हैं, स्प्लीन। दूसरा फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। फिर उसके बाद में आ जाता है बी सेल, बी सेल एक्सप्रेस ऑन द सरफेस इंट्रामेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन। क्या करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ इंट्रामेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन। क्या होगा, देखो फंक्शन एज बी सेल एंटीजन रिसेप्टर, रिसेप्टर्स की तरह काम करेगा, ठीक है, रिसेप्टर्स की तरह काम करेगा, उस पर बाइंड हो जाएगा और उसको क्या करेगा, उसको किल करने का काम करेगा, उसको खाने का काम करेगा। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़
देखो थोड़ा सा बता देती हूँ आज की लेक्चर में मैं ये, बाकी कल हम इसको अच्छे से समझेंगे। इसको इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोला जाता है, विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन और द फॉरेन बॉडी। जब भी कोई फॉरेन बॉडी या एंटीजन आके क्या करेगा, आपकी बॉडी को एक्सपोज करेगा, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इनको इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोला जाता है, ठीक है, इसको इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोला जाता है। अब इसकी लोकेशन, इसकी फॉर्मेशन, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में कल पढ़ के आएँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों का रिवाइज करा देती हूँ। आज का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, दो चीज़ें थी इसमें, AMIS और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMIS, राइट, ये पढ़ा था। दूसरा हमने क्या चीज़ें देखी थी इसके टाइप्स में, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक और सप्रेसर वाली, ठीक है, ये 4 हमने पढ़ी थी, 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये इनके अलग अलग फंक्शन है, कोई सप्रेस कर रहा है तो कोई मारने में हेल्प कर रहा है। देखो ऐसे करके याद रखना, सप्रेस कर रहा है, दबाने का काम कर रहा है, दबाने का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसको मारा जा रहा है, ठीक है, हेल्प कर रहा है, हेल्पर टी सेल, मारने का काम कर रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर सेल, उसको किलर सेल भी बोलते हैं। तो ऐसे करके गाइस आप लोगों को मैंने एंटीजन के बारे में भी बताया है। इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में याद रखना कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रेडीमेड दी जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं, और एक्टिव इम्यूनिटी के केस में आपकी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है, आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ को बनाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। और जो ये दूसरे वाली टाइप की होगी, पैसिव वाली में, ये क्या होंगी, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगी इसकी, लेकिन आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, राइट। तो चलिए गाइज आज यहीं पे अपना ख़त्म करते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंटीबॉडीज़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम लोग थोड़े से लिम्फेटिक टिश्यूज़, लिम्फेटिक नोड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में कैंसर, एड्स, ये टॉपिक हम लोग डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर नहीं करेंगे हम लोग, ये कंप्लीट करेंगे टॉपिक, ठीक है, डिस्कवर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय।